बच्चे के, आप नोट करिए, ऑप्शंस भी हैं। कौन से स्कूल में आया था ये? स्कूल के पेपर में आया था ना? सेंट टेरेसा के अभी प्री बोर्ड में आया। अच्छा अच्छा, चलिए, मंगवाया होगा ना किसी से, ठीक है। चलिए, प्री बोर्ड का है बेटा, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, ये मिक्स, ये जरा देखते हैं। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, between the point A and B is between the point A and B is इधर है 3R, 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 और ये R है, और ये A हो गया, और ये B हो गया। इसको पॉइंट O मान लो, इसको पॉइंट O मान लीजिए। और ये जो रिंग है, रिंग का कोई रेसिस्टेंस नहीं है। वो बोल रहे हैं कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 2R, ऑप्शन बी है 4R, ऑप्शन सी है 7R, और ऑप्शन डी है 10R। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि चाहे तो आप ए पॉइंट ले लो, चाहे आप बी पॉइंट ले लो, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दो। हमें इन्होंने ये बताया कि ये जो रिंग है ना, पूरा का पूरा, इस रिंग का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब रिंग किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पाथ ऑफ करंट में। तो मैंने ये बोला कि आप इसको ओ को फिक्स कर दो और ए को फिक्स कर दो, ओ और ए को फिक्स कर दो, और ये देख लो ओ और ए के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। तो जब हमारा कभी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, जैसे यहाँ O और A सेम है, दोनों के बीच में रेसिस्टेंस R, O और A के बीच में रेसिस्टेंस 3R, O और A के बीच में नीचे की तरफ से रेसिस्टेंस 3R, तो हम ये कहेंगे कि ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो रिंग है, इस रिंग का तो रेसिस्टेंस एक तरह से आप नलीफाई मान लो कि इसका तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं। तो इन तीनों को मैं बोल सकता हूँ कि पैरेलल में, ये पॉइंट O हो गया, और यहाँ ये हो गया 3R, और ये पॉइंट हो गया ए। ओ और ए के बीच में दूसरा रेसिस्टेंस कौन सा है? आर। और ओ और ए के बीच में तीसरा रेसिस्टेंस क्या है? 3R। तो ये तीनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए, तो मैं इसको बोल दूंगा आर ओ ए, मतलब ओ ए के बीच का रेसिस्टेंस। तो ओ ए के बीच का रेसिस्टेंस किस तरह से निकाला जाएगा? 1/ROA इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। तो 1/ROA इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा 3R, 3R 1 जा 3R और 1 1 जा 1। R में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3R आ जाए 3, 3 इंटू 1 3। 3R में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3R आ जाए 1, 1 1 जा 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। ये हो गया 5/3R, 5/3R हो गया। तो ROA कितना हो गया? ROA इज इक्वल टू हो गया 3R/5, 3R/5। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अब एक तरह से ये B है, ये तो O और A के बीच में हो गया। अब इधर पॉइंट B है, B और O के बीच में रेसिस्टेंस कितना है? 3R। और O और A के बीच में रेसिस्टेंस कितना है? 3R/5। देख लीजिए, हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना? कोई बात नहीं, देखता हूँ।
नहीं नहीं देखता हूँ सीरीज। पैरेलल क्यों होगा? अरे नहीं नहीं रुको ना, रुको अभी बता रहा हूँ। अगर दोनों के दोनों मैंने या तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, 2/3R अगर मान लो ये है, 2 और 3 5, ये तो ठीक है। सर आई थिंक इन्होंने ना बी वाले ओ और बी के हिसाब से निकाला, लाइक वो तीन भी तो पैरेलल में होंगे ना। हाँ ऐसे भी करा जा सकता है, या तो इन तीनों को पैरेलल में ले लो, है ना, ए और तो बी सर के बीच आर में। आ जाएगा और फिर आर प्लस अब आर 2R आ जाएगा। तो 2R आ जाएगा, हाँ ये भी ठीक है। आंसर तो दोनों तरफ से आना चाहिए ना। हम्म। दोनों तरफ से ही आना चाहिए वैसे कायदे से तो। Ring has zero resistance. The equivalent resistance between the point A and B, between the point A and B is 3R 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 1/3R 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 3/3R हो जाएगा 2R। अच्छा हाँ, इधर से लेने पर नहीं आ रहा, इधर से लेने पर बात तो एक ही है ना, ए से बी तक चलें या बी से ए तक चलें, बात तो एक ही है भाई। अरे किरचॉफ लॉ थोड़ी लगेगा इसमें, बैटरी का है यहाँ। किरचॉफ लॉ कहाँ पर लगाएंगे, करंट भी नहीं है ना बैटरी है। हाँ ये कैलकुलेशन ठीक है अपनी, 3R R और सर 3R, है ना, और 2/3 5 5/3R, ठीक है, तो 3R/5 हो गया। और अब दोनों के दोनों सीरीज में हो गए, 5 3 15, 15 + 3 18। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना इसको, देखो फिर मेरे हिसाब से फिर 2R सही है, 2R सही है। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो दोनों तरफ से कर लेना ट्राई, इधर से भी और इधर से भी निकालना, तो ए और बी के बीच में है। तो यहाँ से अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2R आ रहा है, तो ज्यादा सही आंसर हमको मिल रहा है इसमें, तो ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है ना, रास्ता कोई भी अपना सकते हैं। हमने यहाँ इन तीनों को पैरेलल में ले लिया, या फिर इन तीनों को पैरेलल में ले लिया, तो इन तीनों को पैरेलल में लेने पर ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहा है। मान लिया कि यहाँ से भी 3.6 आ रहा है पर एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर ये वाला ले लेना, एमसीक्यू में ये हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये करने के बाद में सभी को क्लियर है 2R कैसे हो गया। अगर इन तीनों को शुरुआत में इन तीनों को अगर पैरेलल में ले लिया जाए तो 1/3R + 1/3R + 1/3R 3/3R हो जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R हो जाएगा, और इधर भी R है तो R + R 2R हो जाएगा। बताइए समझ गए तो चलूं आगे। यस सर। ठीक है, चलिए एक यस। क्वेश्चन और देखिए फिर। हाँ हाँ, ये वाला जो आया, ए और ओ के बीच निकाल लिया, और अब तो सीधा सीरीज में ही है ना, अब तो सीरीज में ही है ना, इस वजह से। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। एन एलसी सर्किट कंटेन्स, ये एसी का है, एन एलसी सर्किट कंटेन्स 10 मिली हेनरी इंडक्टर, एन एलसी सर्किट कंटेन्स 10 मिली हेनरी इंडक्टर and 25 microfarad capacitor and 25 microfarad capacitor with given initial charge, with given
initial with given initial charge, full stop. The resistance of the circuit is negligible. The resistance of the circuit is negligible. Full stop. The energy stored in circuit is completely magnetic. The energy stored in circuit is completely magnetic at time ब्रैकेट में लिखिएगा in milliseconds, comma, the time is measured from t instant. The time is measured from t instant when the circuit is closed ऑप्शंस देखिएगा, हो सकता है अभी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मैं अभी समझाता हूँ। ऑप्शंस लिख लो, 0, π/2, 2π/2, ... ऑप्शन बी π/3, 2π/3, 5π/3, ... ये ऑप्शन बी है। फिर ऑप्शन सी π/4, 3π/4, 5/4, 3π/4, 5π/4 ... ऑप्शन डी है 0 π/8, π/4, सर इसका आंसर क्या है? आंसर तो पता नहीं बेटा, देखेंगे अभी कैलकुलेट करके। पर क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे को कि करना क्या है इसमें। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एलसी सर्किट दे रखा है। एलसी सर्किट का मतलब क्या है कि सिर्फ एल है और सी है और दोनों की वैल्यू दे दी उन्होंने। तो आप ये देखो यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज है जो इसमें वो पूछ रहे हैं, वो अभी बताता हूँ मैं। देखिए जैसे इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस दिया है 10 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, ये हो गया 10 की पावर -2 हेनरी। और कैपेसिटेंस दिया है 25 माइक्रो फैराड, मतलब 25 इंटू 10 की पावर -6 फैराड, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, वो इस क्वेश्चन में ना ये बोल रहे हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। हमने ना एक चीज अभी करी नहीं है, जो वेव ऑप्टिक्स था उसमें खैर वैसे आप बस एक चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये एलसी सर्किट है, तो एलसी सर्किट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेशन है इसका कुछ, उसी में हमने ये चीज पढ़ी है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने ये देखा था कि करंट इस तरीके से जाता है, ऐसे। तो ये तो करंट के लिए हो गया, ये जो वेव फॉर्म है ये वेव फॉर्म हो गई करंट के लिए, या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वेव फॉर्म भी ऐसी ही बनती है, बस मैग्नीट्यूड का अंतर होता है। तो अब आप ये देखो कि उन्होंने बोला
द एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो क्या होता है कि जो ये करंट की वेव फॉर्म है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके की वेव फॉर्म बनती है। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि ये जो वेव फॉर्म ऐसे ऐसे करंट की दिखाई दे रही है और ये जो मैंने ऐसे टेढ़ी सी बनाई है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो क्या है कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक कहाँ पर मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग ही पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें दे तो रखा है, देखिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट, और वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इन इन पॉइंट्स पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो करंट की वेव फॉर्म होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव फॉर्म होती है, वो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर कोइंसाइड करती है, इन सारे पॉइंट्स पर वो मिलेगी। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि एनर्जी स्टोर जो है वो प्योरली मैग्नेटिक है। तो इसका मतलब हमें किस किस टाइम पर देखना है, मैग्नेटिक एनर्जी किस किस टाइम पर मेरे को मिलेगी, या तो यहाँ 0 पर, या फिर ये कितना है, इसको मैं बोलूंगा T/2, या फिर ये कितना है, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल T। ठीक। फिर इसको क्या बोलेंगे, 3T/2। एक्चुअली इसको T/2 को भी मैं 2T/2 बोल देता हूँ, तो 1T/2, 2T/2, 3T/2, इस तरह से करते चले जाते हैं। ठीक। ऑप्शन ए होगा। और वो भी हमने कैसे निकाला, क्योंकि वो भी मैं उस अंदाजे पर कैसे पहुंचा, मैं इस वजह से पहुंचा क्योंकि एल और सी दे रखा है, और एल और सी की हेल्प से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और इन्होंने साफ साफ दे भी दिया है इन मिली सेकेंड्स। तो पहले टी की वैल्यू देख लो क्या है। टी की वैल्यू क्या होती है, 2π/ω। ठीक है। और एलसी सर्किट जो है तो उसमें एलसी ऑसिलेशंस, ये क्या है, ये ऑसिलेशंस ही तो है। तो एलसी ऑसिलेशंस की कंडीशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो 1/ω, यहाँ पर 1/ω है ना, ये क्या हो गया, √LC। तो इसका मतलब 2π में √LC मल्टीप्लाई कर दीजिए। T इज इक्वल टू 2π इंटू √LC। वैल्यू डालो, 2π √L कितना है, 10⁻⁻²। रेजोनेंस की कंडीशन है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये वाली कंडीशन, ये रेजोनेंट वाली तो कंडीशन आती है यहाँ पर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों दोनों जो है कोइंसाइड करते हैं, तो वो रेजोनेंट वाली ही कंडीशन आती है। वो तीनों में होता है, वो तीनों में होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पहले ही उन्होंने बोल दिया कि रेसिस्टेंस जो है उसका कहाँ गया, नेग्लिजिबल दे रखा है। ठीक है। तो इस वजह से हमने आर वाली जो फंडा है वो लिया ही नहीं है, आर इज इक्विवेलेंट टू 0 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नेग्लिजिबल दे रखा है। तो आप ये देखिए 10⁻⁻² हो गया, और सी कितना है, 25 इंटू 10⁻⁻6। और अब आप ये देख लें, ये 2π हो गया, 25 बाहर आकर क्या हो जाएगा 5, 10⁻², 10⁻6 क्या हो गया 10⁻8, ये बाहर आकर -4। ठीक। और 2 5 10, तो पाई इंटू 10⁻³ सेकंड में आ गया। वो बोल रहे हैं मिली सेकंड, तो 10⁻³ को गायब कर दो, तो पाई मिली सेकेंड्स। ठीक। तो T/2 के कोरोस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, टी की वैल्यू पाई मिली सेकेंड आ रही है, तो क्या हो गया π/2। 2T/2 के कोरोस्पॉन्डिंगली क्या हो गया 2π/2, और 0 के कोरोस्पॉन्डिंगली क्या हो गया 0। तो 0π/2, 2π/2, 0π/2, 2π/2, ये इस तरीके से आया। ठीक है। तो जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें वेव ऑप्टिक्स का आना थोड़ा जरूरी है। ठीक है। पर चलिए कोई नहीं, अब अगला देखते हैं। अगला भी सर आपने ऐसा क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर में दिया था, कौन सा, ये वाला, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर था अभी, यही क्वेश्चन था क्या या इसके जैसा था? इसी के जैसा था, T इज इक्वल टू 0 दे दिया था बस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वाला तो नहीं होगा लेकिन ऐश्वर्या, कंप्लीटली मैग्नेटिक था। कंप्लीटली मैग्नेटिक था। कंप्लीटली मैग्नेटिक था तो यही फंडा लगेगा फिर। वो मैंने सैंपल पेपर की फोटोकॉपी करा के दे दिया था ना। हाँ सर, अब मैं मेरा तो दिमाग खराब हो गया फिर, पता नहीं नहीं वो नहीं, जादू ने कहा कोई T इज बात नहीं, इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। उसमें हमें स्कोर नहीं यस करना, सर। उससे हमें सीखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या सरप्राइज मिल सकते हैं हमें पेपर में, बस।
अरे नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना, कोई चीज ऐसे अटकती है ना एग्जाम में तो जरूर याद रहती है। अरे नहीं नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ही याद रह जाती हैं। मुझे तो आज भी मेरे कुछ ऐसे टफ सब्जेक्ट्स थे, तो उनका पेपर आज भी मुझे सपने में आ जाता है, कई बार डर जाता हूँ मैं। An alternating EMF of angular frequency omega हुआ नहीं आप लोगों के साथ कभी ऐसे, जैसे मान लो टेंशन हो रखी है किसी पेपर की, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नींद में सपने में पेपर आने लगा या कुछ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सपने में कभी नहीं आया कोई पेपर या क्वेश्चन वगैरह? तो मुझे सपने में आता है कि मेरा पेपर छूट गया। अच्छा, मैं तो जब तक मतलब आगे भी मैंने फर्दर स्टडीज जहाँ तक करी, मैं तो बड़बड़ाने लगता था नींद में। हाँ, तो हाँ, जब मैं बीटेक में था तो हमारे टाइम पर ना इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, कि इंटरनेट से अभी तो काफी हेल्प मिल जाती है, तो नहीं था। और टीचर्स तो बस बहुत ही बढ़िया वाले थे, तो पूछो ही मत कि कैसे कैसे मिले थे, मतलब बस समझ में ही नहीं आता था कि कैसे पढ़ाई करिए, कैसे कैसे कराए। तो रात में सो गया, माइक्रो प्रोसेसर बड़ा टफ लगता था मेरे को सब्जेक्ट, मैं सो गया, पता नहीं नींद भी कैसे आई, तो टेंशन में नींद ही नहीं आ रही थी, परेशान हो जा रहा था, मेरे को लग रहा था मैं फेल ही होऊंगा। और मैं ये सोच रहा था जल्दी से टाइम बीत जाए, मैं पेपर दे दूं फटाफट, तो मुझे पता चल जाए कि मैं पास हो रहा हूँ या फेल। तो मैं रात में बड़बड़ाने लगा, फिर अगले दिन सुबह उठा तो पापा कहने लगे बेटा पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, ये वो सब समझाने लगे। मैंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा तो मुझे पता है, तो वो मुझे रिलैक्स कर रहे थे, कह रहे तू नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था उल्टा सीधा। तो मैंने कहा कि हाँ, वो मैंने ना रट्टे मार लिए थे, पिन डायग्राम होता है उसमें एक, तो मैंने उसके रट्टे मार रखे थे कि फैन इन फैन आउट, फैन इन होता है जितने भी नंबर ऑफ इनपुट सारे एक जगह डाल देते हैं उसको फैन इन बोलते हैं, और जब आउटपुट्स निकलते हैं बहुत सारे तो उसको बोल देते हैं फैन आउट। जैसे ये फैन आउट है, यहाँ पर ये इतने सारे आउटपुट्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें लैपटॉप का चार्जर भी निकल रहा है, मोबाइल फोन का चार्जर भी निकल रहा है, और ये इसका इनपुट है, ये फैन इन हो गया। तो कोई प्रैक्टिकली बताने वाला कोई टीचर नहीं था, तो उसको मैं एक एक चीज का ना रट्टा मार के जा रहा था। तो कह रहे थे पता नहीं तू क्या क्या बोल रहा था, कभी लगता था कि इंग्लिश का कुछ बोल रहा है, कभी लगता था कुछ मैथ्स का बोल रहा है। तो भैया दिल पर मत ले जाना किसी चीज को, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डराने के लिए नहीं है। एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा of angular frequency omega is applied across an inductance across an inductance full stop. The instantaneous power developed across it the instantaneous power developed across it the instantaneous power developed across it has an angular frequency has an angular frequency has an angular frequency options दे रखे हैं ओमेगा 5 ओमेगा बाई 4, ऑप्शन ए है ओमेगा बाई 4, ऑप्शन बी है ओमेगा बाई 2, ऑप्शन सी है ओमेगा, और ऑप्शन डी है 2 ओमेगा। इसका आंसर अच्छा, या ये देखिए सीधा सीधा बताया है कि पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और इन्होंने बोला है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज अप्लाइड अक्रॉस इन इंडक्टेंस, तो सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, सिर्फ इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस के केस में या किसी भी केस में हम सबसे पहले E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेकर चलते थे, जो ईएमएफ होता था।
तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इंडक्टेंस के केस में I क्या होता था, आई नॉट साइन इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। इंडक्टेंस में क्या होता था, इट लैग्स बिहाइंड, और कैपेसिटेंस में क्या होता था, इट लीड्स अहेड। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये है। तो पावर क्या हो जाएगा, ई इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, तो ई इंटू आई हो गया। ठीक, और यहाँ पर टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा, टी के साथ जो एग्जैक्टली जो टी के साथ स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ओमेगा बोल देते हैं। तो वही हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ हमने कहा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब इसमें एक काम करना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में ना माइनस कॉमन ले लेना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट इंटू माइनस साइन 90 माइनस थीटा। अब आप समझ लीजिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी आ गया विद माइनस साइन। अब इस माइनस को बिल्कुल बाहर निकाल दो, माइनस ई नॉट, इस आई नॉट, ये भी आई नॉट भी कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो इसको भी पहले लिख लो माइनस ई नॉट आई नॉट। और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें आप हाफ से मल्टी मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई, तो माइनस वन अपॉन टू ई नॉट आई नॉट टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, तो माइनस वन अपॉन टू ई नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें तो ये देखना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो स्मॉल टी से मल्टीप्लाई होने वाली टर्म ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा, तो ये सही बताया था, टू ओमेगा है इसका, इसका टू ओमेगा है। एक क्वेश्चन और नोट करिए, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, जिसका हमने बहुत छोटा सा ही एक फॉर्मूला था कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उस पर है ये, नोट करो, करंट ऑफ अच्छा कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे ना, चाहे अरिहंत उठाओ चाहे मास्टरमाइंड उठाओ, कोई भी उठाओ, उसमें सबसे बढ़िया चीज शुरुआत में ये दे रखी है कि समरी में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं शुरुआत में। ठीक है ना, वो फॉर्मूले जरूर कर लेना। कई बार क्या है कि हमें समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा, लेकिन फॉर्मूला नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, और एक एक बार क्वेश्चन अगर आप देखते भी चले जाओगे ना, तो भी ये समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो देखिए जरा इसमें, जैसे ये है करंट्स ऑफ 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, currents of 10 ampere and 2 ampere are flowing in opposite directions through two parallel wires A and B respectively, through two parallel wires A and B respectively, respectively
full stop. If the wire is infinitely large, if the wire A is infinitely large and wire B is 2 meter long, and wire B is 2 meter long, comma, then force on wire B, which is situated force on wire B force on wire B, which is situated at 10 centimeter from A, is which is situated at 10 centimeter from A is is ऑप्शन ए है 8 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ये अच्छा। ऑप्शन बी है 6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ऑप्शन सी है 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखिएगा कैसे करना है। करंट्स ऑफ 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो जब कोई दो वायर्स होते हैं, दो वायर्स में जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो जब वो करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें जब वो सेम डायरेक्शन में होता है तो सेम डायरेक्शन में तो उनमें लगती है अट्रैक्टिव फोर्स, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब रिपल्सिव फोर्स लगती है। उल्टा होता है, जब करंट सेम डायरेक्शन में है तब लगती है अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों वायर्स थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ झुक जाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपल्सिव फोर्स लगती है। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है, इन्होंने फोर्स पूछा है हमसे, तो फॉर्मूला इसका होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I1 I2 था, 2I1 I2 था, 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये L क्या है कि जिस वायर में पूछा जा रहा है, जिस वायर पे पूछा जा रहा है ना कि उस पर बताइए फोर्स, तो जैसे इन्होंने पूछा है इफ द वायर A इज इनफाइनाइटली लार्ज एंड वायर B इज 2 मीटर लॉन्ग देन द फोर्स ऑन वायर B, फोर्स ऑन वायर B, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर B लिखा जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 2, I1 कितना है 10 एम्पियर, I2 कितना है 2 एम्पियर, R यानी कि दोनों के बीच में लेंथ कितना है, विच इज सिचुएटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर हो गया, है ना, 0.1, और लेंथ कितनी दे रखी है उसकी 2 दे रखी है, तो ये पॉइंट गया तो ऊपर एक 0 आ गया, 100 हो गया, तो नीचे का 1 तो अब खत्म। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 10 की पावर -5। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, बताइए भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अलग तरीके का कोई भी क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पर आपको कोई भी अलग तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो उससे भागने की जरूरत नहीं है, नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना उस पर, हो सकता है वही पेपर में रखा मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि देखा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है, बिल्कुल करा हुआ, मान लो यही मिल गया, तो आप सोचोगे ही नहीं, इसमें सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे जाएंगी, फटाफट एक पर आप टिक करोगे और बढ़ जाओगे आगे। तो ऐसे टाइम पर यही चीज जरूरी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम देख लें, पेपर किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में से ही बनेगा, मिक्स क्वेश्चन आएंगे,
क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर क्वेश्चन बनाने लगे। ठीक है, वो एक ही टीचर है जिनके पास उतना टाइम है। ठीक, वो नहीं बनाने वाले पेपर, वो पेपर बनाने वाले नहीं है। ये पूरा 11th 12th तुम्हारा पूरा मतलब बर्बाद कर दिया, तुम्हें परेशान कर दिया नहीं। पूरा टफ टफ छांट छांट के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। पढ़ाकू होते हैं। 10th तक तो मैं भी आईसीएससी में था, मैं तो नहीं था ऐसे। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, force between two identical charges placed at a distance of small r in vacuum, placed at a distance of small r in vacuum is capital F. Full stop. Now a slab of dielectric. Now a slab of dielectric constant 9 is inserted. Of dielectric constant 9 is inserted between these two charges. Between these two charges. If the thickness of the slab is r by 2, if the thickness of the slab is r by 2, then the force between the charges will become, then the force between the charges will become, then the force between the charges will become. अब देखिए यहां पर ऐसा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, तो कोई दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। अरे हाँ सॉरी, ऑप्शंस हैं एफ अपॉन 4, एफ अपॉन 4, सी है 4/9 इंटू एफ, और डी है नन। थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए आता है, आता है कर लो। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और इसको आप क्यू बोल दो, ऐसे ही दूसरा चार्ज है इसको बोल दो क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर दे रखा है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9। अब यहाँ पर बीच में एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इस स्लैब की थिकनेस कितनी दे रखी है, आर बाई 2, आर बाई 2। चलो देखता हूं अभी मैं, तो ये आर बाई 2 है, ये आर है। ठीक है, तो देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बिकम,
तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा जाता है ना, वही कूलम्स लॉ लगेगा। सिंपल भाई, दोनों फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही तो लगेगा। तो लेकिन डाइलेक्ट्रिक वाला लगेगा, तो 1/4πε0 चलो अभी देखो, रुको तो सही। 1/4πε0 Q अपॉन R² होना चाहिए ना, तो R² ना होकर यहाँ पर क्या होता है, T प्लस √K इंटू R/2 का होल स्क्वायर। R/2 क्या है कि जब भी कभी R/2 हमने क्यों करा, कि जब भी कभी हमको ये दे रखा होता है ना कि कोई दो चार्जेस है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी जा रही है, तो ये हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि वो जब बीच में इंसर्ट करी जा रही है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर उसको रखा जा रहा है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो गया, R/2। हमने कहा कि वो R/2 हो गया। अब जो थिकनेस है, इत्तेफाक से थिकनेस भी मेरे को R/2 ही दे रखी है। हाँ, ये फॉर्मूला इसमें करवाया तो था हमने, ये शायद 3rd चैप्टर में था। बस थिकनेस इसमें ऐड होती है, मैं आपको दिखा दूंगा। हमने पोटेंशियल वाला, हाँ करवाया, मैंने करवाया मैंने, यही तो बताया था कि बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा अगर बीच में कोई चीज डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा जाएगा। उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो उसका अंडर रूट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और थिकनेस उसमें ऐड हो जाएगा। थिकनेस अगर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है थिकनेस, ये कह दिया कि पूरा का पूरा ही फिक्स कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक, तो थिकनेस आपका पूरा का पूरा R के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये आपको याद रखना है कि इसमें थिकनेस ऐड हो जाता है बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सर इसका अभी आंसर ये हो गया, F/4 है। हाँ दोबारा बोलो। इसका आंसर F/4 है। F/4 है, F/4 आ रहा है, आ गया। आ गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ये F कैसे आया, ये तो हमको निकालना है। F इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये F डैश बोल दो इसको, 1/4πε0 QQ अपॉन R²। एक्चुअल में F ये है, तो 1/4πε0 Q² अपॉन R², इसको तो इक्वेशन 2 बोलो और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब इस चीज को यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो हमारा F डैश कितना हो गया, 1/4πε0, और न्यूमरेटर में है Q², डिनोमिनेटर में ये जो T है, ये T जो थिकनेस है, थिकनेस भी R/2 ही दे रखी है, R/2 प्लस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 9, तो √9 R/2 का होल स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² अपॉन R/2 प्लस 3R/2 का होल स्क्वायर। R प्लस 3R क्या हो गया, 4R, 4R/2 कितना हो गया, 2R, तो 1/4πε0 Q² अपॉन 4R² लिख दो सीधा सीधा, है ना, और इसको 4 को अलग निकाल लो, F/4 आ रहा है, 4 को अलग निकाल लिया, 1/4 को 1/4πε0 Q² अपॉन R², ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू F है, तो F/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। थिकनेस ऐड हो जाती है, बस ये याद रखिएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिस्टेंस के आधे में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये करना। वो R/3 हो जाएगा अगर बता दिया ना कि डाइलेक्ट्रिक इतने डिस्टेंस पर रखा जा रहा है तो, ठीक। नहीं तो जब मिड में इंसर्ट करा जाता है ना, तो जब मिड में इंसर्ट करा जाता है तो ज्यादातर केसेस में आप R/2 ही देखेंगे, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि फिर मुझे ये वाला डिस्टेंस लेना है या ये वाला लेना है, भाई नहीं तो ये वाला R/3 हो गया, ये वाला 2R/3 हो गया।
तो जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट ही बीच में ही इंसर्ट होता है, ताकि दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर बराबर हो। चलिए जी ठीक है, और कल आप आइए मैथ्स का टेस्ट देने। फिजिक्स के जो टाइमिंग है वो आपको बता दूंगा। क्या टाइम रखा है? 3 से 4:30 रखा है ना। मैथ्स का 3 से 4:30 रखा है, तो 4:30 बजे रख लेते हैं ना। 4:30 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास है ना, फिजिक्स की क्लास रख लेंगे फिर। चलिए जी ओके। सर 1.5 घंटे का तो टेस्ट होगा, उसके बाद क्लास ले लेंगे ना। हाँ जी ऐश्वर्या बताइए। सर एक बार ना हमारी मास्टर में 73 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मास्टरमाइंड में कौन सा 73? हाँ सर, अभी बता रहा हूँ, लायो और उसके साथ सर 95 का भी बता देना। अभी देख रहा हूँ, अभी देखकर बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। वैसे सेम ही होगा, फिर भी देखता हूँ। जरा दूर रखी हुई है बुक, लेकर आता हूँ। पेज नंबर बताना। 42। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 73। 73। 73 का आंसर दे रखा है डी। सर डी गलत नहीं। डी के इज इक्वल टू साई स्क्वायर। ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर बी नहीं होगा। हाँ सॉरी, साई प्लस 1 बिल्कुल सही, यहाँ बी है इसका। और सर 95 का उसके अगले पेज पे ही है। वेरिएबल इसमें तो दे रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नहीं होता नॉर्मल कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का। वही होता है, 2 ही होता है। ये ठीक है, बी पार्ट ठीक है। हमने क्या करा था, कौन? हमने करा था 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, देख लेना उसमें यही है। ठीक है सर। हाँ जी, चलिए ठीक है जी, ओके। मेरा नहीं होगा। हाँ, मेरा नहीं होगा, मेरी क्या करना है?